स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे अपन? सबसे पहले कौन सा है? EGM कॉल्ड बाय द बोर्ड। सबसे पहले तो EGM होती क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का क्या मतलब निकल रहा है ये बताओ। EGM का मतलब क्या? AGM पता है ना अपने को? AGM। तो EGM का क्या मतलब है? AGM तो वो होती है जो हर साल होती है। तो दो AGM के बीच में कभी भी अगर जनरल मीटिंग हुई तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अरे समझ लिख लो, शायद ये लिखा भी हुआ है कहीं, है ना? ठीक है, द मीटिंग बिटवीन टू AGMs is an EGM. And normally it is called by the board. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आजा आजा। है ना? बस एक चीज है, however the EGM of a company other than the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। बहुत ध्यान से देखो, एक ऐसी कंपनी की EGM, ठीक है ना, अदर देन wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India, है ना? तो लिख लेते हैं अपन, मीटिंग इंडिया में ही होगी। एक एक्सेप्शन है, ऐसे बोलो कि एक्सेप्शन है उन कंपनीज को जिनकी होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर की है और ये 100%
owned फॉरेन कंपनी के द्वारा आ रहा है क्या समझ? रीड करो, ये रीड करो, इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा, है ना. However, AGM of a company other than of wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within. वो तो बुक में होगा ही तुम्हारे, है ना. रीड करो, ये जो हिंदी में लिखवा है इससे कंपेयर करके देखो. मैंने अलग तरीके से लिखवाया ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए एक्सप्लेनेशन. बुक में थोड़ा पेचीदा है. एक्सेप्शन को नॉर्मल की तरह बताया, मतलब अजीब सा बताया सही है, बस अजीब सा बताया. हो गया? बोलो, आ रहा है समझ में या फिर एक्सप्लेन करो इसको? नहीं आ रहा. एक्चुअली लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो, ईजीएम करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं. एजीएम तो हर साल करनी है तुमको. अब तुम कह रहे हो कि यार कोई रेजोल्यूशन पास करना है, ओआर या एसआर, तो हमको क्या करनी पड़ेगी? ईजीएम रखनी है, जनरल मीटिंग रखनी है, तुम बस को बुलाना है. सबसे पहले तो कहाँ रखनी है ये मीटिंग? तो कानून कह रहा है कि इंडिया में रखो. अरे समझ, ठीक है ना. सब कंपनी को कह रहे हैं कि इंडिया में रखो, ठीक है ना. अब जैसे आपने सुना होगा फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, पता है आपको? फेसबुक इनकॉर्पोरेशन है जो यूएस में बनी है, समझना रहे. इंडिया में जब ये फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं तो एक तरीका होता है कि वो फॉरेन कंपनी बन के ऑपरेट करे, लेकिन फॉरेन कंपनी बन के ऑपरेट करने में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और टैक्सेशन वगैरह भी काफ़ी हाई और वो सारा कुछ है ना. तो अगर जैसे लॉन्ग टर्म किसी कंपनी को ऑपरेट करना होता है, ठीक है ना, तो उनके लिए प्रोविज़न क्या बनाए हुए हैं? उनके लिए प्रोविज़न बोला कि भाई आप इंडियन कंपनी बना लो और उसकी होल्डिंग आप अपने पास रखना. तो फेसबुक, गूगल, इनको पता है कि इंडिया में बहुत लंबे समय तक काम करना है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंडिया में कंपनी बनाई. आ रहा है समझ में? जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ, है ना. मतलब पूरे डॉक्यूमेंट एक आध रेसिडेंट लेकर के और वो सारा कुछ उनने इंडिया में कंपनी बनाई. कंपनी का नाम रखा फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. आ रहा है समझ में? अब फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके जो शेयर्स हैं वो किसके पास हैं? फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के पास. ऐसा इन्होंने हर कंट्री में किया हुआ है. अपन इंडिया की बात कर रहे हैं. आ रहा है समझ में? गूगल में भी इन लोगों ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना. अब फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. तो हमने बोला ये अगर आपको इस कंपनी की ईजीएम करनी है तो कहाँ करनी पड़ेगी आपको? इंडिया में. समझ में आ रहा है? अब वो कह रहे हैं भैया देखो हमने इंडिया में बिजनेस करने के लिए बनाया है, डिसीजन हमको अभी यूएस में बैठ करके हम कर लेते हैं ना इसकी मीटिंग. हम कह रहे हैं नहीं, इंडियन कंपनी है तो यही होना चाहिए. वो बोल रहे हैं भैया फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स हम लोगों के पास हैं, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन कह रही है, और यहाँ वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर जगह का क्यों कंपल्शन हम पर डाल रहे हो? समझ में आ रहा है? तो फिर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया जब, तो उन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया तो क्या बोला कि ठीक है ना, आप
की कंपनी होली ओन सब्सिडरी है, तो फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो EGM है वो आप कर लो यूएस में, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब इसको पढ़ने में आपको शायद अजीब लग रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? लिखा कैसे है? हाउएवर EGM ऑफ अ कंपनी अदर देन होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये है वो फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको छोड़ के सबकी मीटिंग कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो एक्सेप्शन है उसको मैंने अलग से लिखवा दिया, सबकी मीटिंग इंडिया में होगी, लेकिन वो कंपनी जो होली ओन सब्सिडरी है इसकी, एक बाहर वाली कंपनी की, उसकी EGM इंडिया में होनी जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ, अदर देन लिख दिया ना। बोलो फिर से बताऊं क्या? समझ में आएगा? क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन बुलाता है मीटिंग? कौन बुलाता है ये मीटिंग? मीटिंग बुलाता है बोर्ड। अरे समझ में, ये ऊपर है बोर्ड, तो उठो तो अपनी मर्जी से, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या मेंबर्स मंगा सकते हैं, क्या मेंबर्स बुला सकते हैं मीटिंग? अब देखो बिल्कुल सही, ये आइडेंटिफाई सही कर पा रहे हो रेयर केसेस। तो पहला रेयर केस मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली मेंबर्स बुलाएं। EGM की जो मेंबर्स की लॉ में रिक्वायरमेंट रखी गई है, बोले भाई बुलाने का ऐसा है क्या कि नहीं हमको बुलाना है, मीटिंग होगी तो सेम ही होगी ना, बुलाए कोई भी। क्लियर है? तो अगर मेंबर्स को लगता है कि मीटिंग बुलानी है तो एक काम करो, बोर्ड को बोल दो बुला देगा, उसके पास पूरा हिसाब किताब है ना सारे मेंबर्स का। अब मैंने टाटा के शेयर खरीदे, टाटा स्टील के, तो मुझे क्या पता कौन कौन मेंबर है, लेकिन क्या ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पता लगा सकते हैं आसानी से? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मुझे और बहुत सारे लोग हैं, समझ में आ रहा है, जिनके पास लगभग इसमें लिखा हुआ है 10% की शेयर होल्डिंग है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हाँ वही मतलब 10%, है ना? क्लियर है? तो ये सारे लोग मिलके बोलेंगे कि भैया मीटिंग रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि डिस्कस। तो ये 10% मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेसिकली बोलेंगे कि भैया मीटिंग रखवा लो जरा, यानी 10% मिलके बोल रहे हैं कि पूरे 100% को बुलवा लो, मीटिंग रखो। समझ आ रहा है? तो ये तो बोर्ड वाली मीटिंग हो गई, या फिर मेंबर वाली मीटिंग कैसे हुई? इसके बाद कहानी स्टार्ट हो। पॉइंट ये कि जब मेंबर्स ने ऐसा बोला और उसके बाद फिर बोर्ड ने नहीं रखी वो मीटिंग, तो उसकी प्रॉपर टाइम लिमिट्स हैं। ठीक है ना? ये जो डायग्राम है वो इस पर बना हुआ है, ठीक है ना? तो जब ये लोग रिक्विजिशन डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन विद द कंपनी, आ रहा है समझ? और 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड विल प्रोसीड कि वो कर ले, नहीं कर पाया तो 45 दिन के अंदर या तो बोर्ड प्रोसीड करेगा और मीटिंग रखवाएगा बोर्ड का 45 दिन के अंदर अंदर, जब जिस दिन से जमा किया। तो अगर इस 45 दिन में मीटिंग नहीं हुई तो टोटल डिपॉजिट की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? EGM टू बी हेल्ड व्हेन कॉल्ड बाय। ट्रेंड में दिया हुआ है और ये बात हमको थ्योरी में पढ़नी है, ठीक है ना? EGM called on requisition of member। ठीक है, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल जिसमें 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल, और नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, ऑलमोस्ट एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रिक्विजिशन, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रिक्विजिशन। एक वैलिड रिक्विजिशन में क्या क्या होगा, एक रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा? द रिक्विजिशन शैल स्पेसिफाई द मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द EGM। ये रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट बाय whom? members, some members, समझ में आ रहा है, टू द कंपनी दैट वी वांट टू डिस्कस। हम चाहते हैं कि कुछ डिस्कशन हो, तो वो बोल रहे हैं कि मीटिंग बुला लो, हम तो 10% है, हम चाहते हैं ये मुद्दा पूरे 100 मतलब 100% मेंबर्स के सामने डिस्कस। सब आएंगे नहीं लेकिन बुलाओ सबको एक बार, आ रहा है समझ? तो रिक्विजिशन में हम मैटर्स बताएंगे, ठीक है ना? द रिक्विजिशन शैल बी वैलिड इवन इट डज नॉट स्पेसिफाई द रीजन, डज नॉट स्पेसिफाई द रीजन।
रीजंस नहीं भी बताएं तो चलेगा, रीजन बताने का कोई कंपल्शन नहीं है। क्यों? ये वाला मैटर क्यों डिस्कस करना है? मर्जी हमारी। मेंबर है, मेंबर्स बेसिकली ओनर है, आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? तो रीजन बताने की जरूरत नहीं। रिक्विजिशन शैल बी साइंड बाय ऑल द रिक्विजिशनिस्ट, है ना, या तो फिर सबके बिहाफ में कोई एक, ठीक है ना? क्लियर है? और इस रिक्विजिशन को रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट किया जाएगा। द रिक्विजिशनिस्ट may make the requisition in writing or by electronic mode. रिक्विजिशन राइटिंग में भेजी जाएगी या इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है क्या? ठीक है ना? लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजोगे तो वो कैसी होनी चाहिए? तो राइटिंग में लिखकर, या और बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट एंड अटैचिंग देयर विद स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड रिक्वेस्ट। फिजिकल में साइन करो, तो स्कैन करो, ईमेल के साथ अटैच करके भेज। ठीक? फिर क्या है? अब रिक्विजिशनिस्ट बोल रहे हैं मीटिंग रखो, तो वो मीटिंग की डेट कितने दिन बाद की रखेंगे? एटलीस्ट 21 दिन का टाइम तो दोगे, क्योंकि बाकी सबको नोटिस देने में ही इतना वक्त लगेगा। आ रहा है समझ में? तो जैसे मान लो कि 1 नवंबर को मैं और सारे रिक्विजिशनिस्ट मिल के बोल रहे हैं कंपनी को कि मीटिंग रखो, तो हम कंपनी के साथ मिल करके क्या बोलेंगे कि कब रखो ये मीटिंग? 5 नवंबर को रख लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? कंपनी के पास सफिशिएंट मौका होना चाहिए कि वो सबको नोटिस दे पाए। तो हम कम से कम 22 या 23 नवंबर की डेट, या उससे भी और ज़्यादा ही, समझ में आ रहा है क्या? तो कम से कम 21 क्लियर दिन का हम पोस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 24-25 दिन पहले हम भेजें। क्लियर है क्या ये बेटा आपको? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो भेजा उन्होंने, है ना? अब ये रिक्वेजिशन किसको मिले? बोर्ड को, है ना? तो जब बोर्ड को ये रिक्वेजिशन मिली, इसका मतलब कि मेंबर्स बोल रहे हैं कि मीटिंग रखो, है ना? तो बोर्ड मीटिंग बुला लेगा। बोर्ड मीटिंग बुला लेगा, उसका प्रोविजन लॉ में कैसे दिया हुआ है कि 21 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे तो कॉल अ वैलिड मीटिंग। 21 दिन के अंदर अंदर यू विल प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग, ठीक है ना? और 45 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे? मीटिंग रख लेंगे, है ना? जिस दिन डिपॉजिट हुआ रिक्विजिशन, उसके 21 दिन के अंदर अंदर आप कुछ एक्शन ले लेंगे। मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ सब है, आगे देखो। और 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग रख लेंगे। ऐसी जिम्मेदारी किस पर है? बोर्ड पर। ऐसी जिम्मेदारी किस पर है? बीओडी पर। क्लियर है क्या? ये जो ईजीएम है, इसको चलो कंडक्ट करा लो ऐसे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है ना? तो ऑन रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन, बोर्ड शैल विदिन 21 प्रोसीड टू कॉल ईजीएम टू बी हेल्ड किसके लिए बोल रहा है? मीटिंग के लिए। टू बी हेल्ड नॉट लेटर देन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन, ठीक है ना? द नोटिस शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स whose name appear in the register of member within 3 days of receipt of valid requisition, ठीक है ना? तो नोटिस उन सबको दिया जाएगा 3 दिन के अंदर। जब रिक्विजिशन मिलेगी उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो मेंबर्स हैं उन सबको नोटिस दिया जाएगा। किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब क्या हो रहा है? ठीक है ना? अब हो ये रहा है कि बोर्ड नहीं कॉल कर रहा अगर मीटिंग, है ना? देखो क्या लिखा है, इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल एन ईजीएम। अगर बोर्ड जो है वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है मीटिंग कॉल, क्या होगा? इट मे बी कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स एज फॉर। तो खुद ही बुला लेंगे वो लोग। कैसे? ठीक है ना? कैसे बुलाएंगे? टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग ईजीएम, द ईजीएम शैल बी हेल्ड विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन, ठीक है ना? तो टोटल टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। सारे टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं उसी डेट से जिस दिन रिक्विजिशन डिपॉजिट हुई। आ रहा है समझ में? उस डेट से 21 दिन, उस डेट से 45 दिन, उस डेट से 3 महीने। आप डायग्राम में देख चुके हैं। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना?
तो टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग ईजीएम 3 महीने के अंदर। ये मीटिंग कौन कंडक्ट करा रहा है, कौन बुला रहा है, मेंबर्स। पहले उन्होंने बोर्ड से बोला कि भाई मीटिंग कर लो, और जब बोर्ड नहीं कर पाया, किस दिन में कोई एक्शन नहीं ले पाया, समझ में आ रहा है, तो हम मेंबर से बोल रहे हैं कि भाई आप ही लिस्ट ले लेना कंपनी से सारे मेंबर्स की, और आप ही क्या कर देना, भेज देना। आ रहा है समझ में। और आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो आप वेट करते रहे ना कि बोर्ड कर लेगा मीटिंग, तो बोर्ड को कुल 45 दिए थे, तो 45 प्लस 45 90, ऑलमोस्ट 3 महीने होते हैं। तो 45 दिन का टाइम पीरियड लगभग किसको दिया गया, बोर्ड को, और प्लस 45 डेज किसको दिया गया है, लगभग मेंबर्स को। आप ऐसा समझ लो। क्लियर है क्या। तो मैनर ऑफ कॉलिंग, बिल्कुल सेम तरीके से बुलाई जाएगी मीटिंग, वैसे ही बुलाई जाएगी जैसे कि कोई और बुलाता। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। राइट्स क्या है रिक्विजिशनिस्ट के, रिक्विजिशनिस्ट को लिस्ट मिलेगी, किसकी लिस्ट मिलेगी, मेंबर्स की लिस्ट। आ रहा है समझ में। रिक्विजिशनिस्ट को क्या होगा, मेंबर्स की लिस्ट मिलेगी, समझ में आ रहा है। अच्छा, लिस्ट अपडेट हो, है ना, हमने जब भेजा था उसके बाद फिर 21 दिन हुए, तो 21 दिन से 45 दिन के बीच जब भी उनको वो लिस्ट मिलेगी, उस दिन तक की अपडेटेड होनी चाहिए, 21 से 45 दिन। क्योंकि 21 दिन में अगर बोर्ड ने प्रोसीड नहीं किया, तो अब मेंबर्स क्या करेंगे, लिस्ट मांगेंगे। तो मान लो 23वें दिन मेंबर्स ने लिस्ट मांगी, तो 23वें दिन तक की अपडेटेड लिस्ट होगी। मान लो 30वें दिन मांगी या 35th डे उन लोगों ने मांगी, तो उस डेट तक की अपडेटेड होनी चाहिए। 45th डे मांगी तो 45th डे तक, और 47th डे मांगी उन्होंने लिस्ट तो 45th पर रुक गया। 45th डे तक की अपडेटेड लिस्ट उनके पास होनी चाहिए। आ रहा है समझ में, क्लियर है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, तो 21 से 45 जब भी वो मांगेंगे उस हिसाब से ये है। रीड करो इसको, इतना इंपॉर्टेंट है। तो दिक्कत है तो बताओ, उसके इंटरप्रिटेशन में दिक्कत जा सकती है, रीड कर लो, डाउट है तो बता दो। ठीक है, अब दिन और जगह, डे एंड प्लेस फॉर होल्डिंग ईजीएम। तो वही बात है कि किसी भी दिन रख लेना, नेशनल हॉलीडे पे मत रखना, ठीक है ना। कब मत रखना, नेशनल हॉलीडे पे। क्लियर है, ठीक है ना। कहाँ रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लेना। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली किसके कब्जे में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सिचुएशन थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन करो, हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुमने बोला था मीटिंग करने, नहीं माने, तो तुमने खुद ही नहीं बुला ली मीटिंग। अब जब तुमने खुद ही बुलाई, तो अब हो सकता है ना टसल हो थोड़ी सी, हो सकता है कि बोर्ड अवेलेबल ना करे या बोले कि नहीं है, नहीं है, अभी खाली नहीं है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है। तो फिर सेम सिटी या टाउन, सेम सिटी और टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ईजीएम। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा, नोटिस ऑफ ईजीएम शैल बी गिवन बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉन। रजिस्टर्ड पोस्ट पता है आपको क्या होती है, जब आप नॉर्मल पोस्ट भेजते हैं उसको ऑर्डिनरी पोस्ट बोला जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आप करते हो तो उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो पोस्ट उसी व्यक्ति के हाथ में देकर के आएगा पोस्टमैन जिसके लिए वो इंटेंडेड। यानी कि ऐसे होता है ना कि लेटर घर में छोड़ देते हैं किसी के भी पास, रजिस्टर्ड में उसी व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है
समझ में आ रहा है, जिस व्यक्ति के लिए वो इंटेंडेड होता है। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर क्या कह रहे हैं, नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईजीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी मेंबर को नहीं मिला, एक्सीडेंटल ओमिशन है, तो भी मीटिंग वैलिड रहेगी, तो भी मीटिंग क्या रहेगी बेटा, वैलिड। पॉइंट समझ में आ रहे हैं। नोटिस में डिस्क्लोजर्स चाहिए, नोटिस में क्या डिस्क्लोजर्स चाहिए, द नोटिस ऑफ ईजीएम शैल डिस्क्लोज द प्लेस, डेट, डे एंड आवर ऑफ ईजीएम। क्लियर है, ठीक है। द नोटिस शैल डिस्क्लोज द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द ईजीएम, दैट इज द एजेंडा। जब हम भेजेंगे ना लोगों को तो नोटिस में होगा। और अगर कोई रेजोल्यूशन पास होना है तो ये बात भी लिखी रहेगी कि भैया कोई रेजोल्यूशन पास होना। क्या ये क्लियर है। अब ये खर्चा किसने किया, ईजीएम करने का मेंबर्स ने। करना किसको चाहिए था, ये कंपनी को, है ना। तो हाँ, लेकिन किसकी गलती के कारण ये मेंबर्स को करना पड़ा, बोर्ड की गलती के कारण। तो देखो क्या बोल रहा है, पूरा जो खर्चा है वो रिक्विजिशनिस्ट को मिल जाएगा, किससे, कंपनी से। और कंपनी वो पैसा किससे वसूल लेगी, डिफॉल्टिंग डायरेक्ट। ऐसे लगता हो दोनों। क्लियर है, ठीक है। अब जो जुडिशियल डिसीजन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि भाई जगह क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए उसी टाउन में या सेम सिटी और टाउन। लेकिन जुडिशियल डिसीजन में जो पहला है वो क्या बोल रहा है, आउटसाइड स्टेट कर सकते हैं क्या, तो वो बोल रहा है हाँ कर सकते हैं आउटसाइड। क्लियर है क्या। तो स्टेट के बाहर का ऐसा डिसीजन आ गया है तो ये ध्यान रखेंगे आप, ऐसा केस लॉ भी एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है। दूसरा, अगर बोर्ड ईजीएम कॉल करने में नाकाम रहा, है ना, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है। तो ये वाला पढ़ चुके हैं अपन कि रजिस्टर्ड ऑफिस अगर अवेलेबल नहीं है तो कहीं और रख सकते हैं अपन। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। तीसरी बात है कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स जो हैं, जैसे एलआईसी है, तो ये लोग सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं लेकिन रियल पर्सन नहीं है ना ये। तो क्या ये इनको रिक्विजिशनिस्ट कैसे माना जाएगा, इनके पास भी बिल्कुल सेम राइट रहेंगे जैसे कि किसी दूसरे शेयर होल्डर के पास। तो रिक्विजिशन एंड ईजीएम फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग रिमूवल ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। LIC could not be restrained from calling an EGM on the ground that the reasons for proposed removal of directors had not been stated in the requisition, ठीक है ना। LIC को रोका नहीं जा सकता from calling an EGM on the ground that the reasons for the proposed removal of director had not been stated, क्योंकि रीजन देना जरूरी नहीं। क्या रीजन देना जरूरी था, मतलब वो ये बोल सकते हैं डायरेक्टर को हटाना है, क्यों हटाना है ये बोलना उनको जरूरी, वो ओनर है। क्लियर है। तो आप ये पूरा रीड कर लो विद क्वेश्चन।